नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हैदराबाद में इस बार कुछ अभूतपूर्व देखने को मिल सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा और पार्टी के अन्य शीर्ष नेता हैदराबाद के निगम चुनाव में प्रचार के लिए उतर सकते हैं। इन चुनावों पर पार्टी ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया है और इस पर अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव 1 दिसंबर को होने हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में निगम चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब बीजेपी की तेलंगाना राज्य इकाई के अध्यक्ष बांडी संजय कुमार ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव जीतने और उसके नेता के मेयर बनने के बाद वो पाकिस्तान के समर्थक तत्वों और रोहिंग्या को भगाने के लिए पुराने शहर पर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इससे पहले बीजेपी की युवा मोर्चा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने ओवैसी को जिन्ना का अवतार बताया था। तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और नगर प्रशासन मंत्री केटी रामाराव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि क्या ये व्यक्ति कुछ वोटों के लिए पागल हो गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को टैग कर पूछा है क्या वो अपने सहकर्मी के इस घृणित बयान की निंदा करेंगे। इसके अलावा हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने कहा है, लद्दाख स्थित गलवान घाटी में चीनियों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं की गई? आप किस पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहते हैं? चीनी सेना पीएलए ने लद्दाख में भारत का 970 किलोमीटर क्षेत्र घेर लिया है। ये लोग उनका नाम भी नहीं लेते। खेती से जुड़े केंद्र सरकार के 3 कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 26 से 27 नवंबर को दिल्ली चलो के आह्वान के साथ राजधानी में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हरियाणा सीमा पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने की कोशिश की, उन पर पानी की तेज बौछार की गई, लेकिन किसान आगे बढ़ने की ठान चुके हैं। बता दें, हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है कि हरियाणा से आगे किसानों को नहीं जाने देंगे। तो किसान संगठनों ने तय किया है कि दिल्ली जा रहे किसानों को जहां रोक दिया जाएगा वे वहीं बैठ जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बांकुड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को ये चुनौती दी कि यदि भाजपा में हिम्मत है तो वे उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि वे जेल में रहकर भी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकती हैं। इस जनसभा में ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा तृणमूल विधायकों को पैसे देकर पार्टी बदलने का दबाव बना रही है। बता दें, कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी बांकुड़ा जिले में एक जनसभा को संबोधित किया था। बीजेपी के विधायक विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। ये पहली बार हुआ है जब बीजेपी का कोई नेता इस पद पर बैठा है। इससे पहले नीतीश कुमार की ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता विधानसभा अध्यक्ष बनता था। पिछली विधानसभा में जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी स्पीकर थे। भारत द्वारा 43 और चीनी ऐप्स को बैन किए जाने का चीन ने विरोध किया है। चीन ने कहा है कि भारत के इस कदम ने विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों का उल्लंघन किया है। चीन ने कहा है कि भारत द्वारा लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने के आधार पर ऐप्स को बैन किया जा रहा है, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बुधवार तड़के निधन हो गया है। वह 71 साल के थे। पटेल को कुछ वक्त पहले कोरोना हुआ था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। 3 दिन के भीतर ही कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता की मौत हुई है। इससे पहले असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का भी निधन हो गया था। उन्हें भी कोरोना हुआ था। कैश की कमी के चलते संकट में जूझ रहे लक्ष्मी विकास बैंक का डीबीएस बैंक के साथ मर्जर का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक डीबीएस बैंक की भारतीय इकाई में लक्ष्मी विकास बैंक का विलय हो जाएगा। ऐसा पहली बार होगा जब किसी भारतीय बैंक को डूबने से बचाने के लिए विदेशी बैंक में विलय किया जा रहा है। इस विलय के तहत 27 नवंबर से लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड की ब्रांच डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड की ब्रांच के तौर पर काम करेगी। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कहा है कि विश्वविद्यालय परिसर में हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद मेमोरियल लेक्चर आयोजित हुआ करेगा। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी कहा है कि जेएनयू हर साल 1 सप्ताह तक चलने वाले स्वामी विवेकानंद यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बुधवार को एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत के चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने के निर्देश दिए जाने चाहिए और आगामी चुनाव में मतपत्रों का उपयोग करने के निर्देश दिए जाएं। वकील CR जयासुकिन ने अपनी याचिका में कहा है कि पूरे भारत में ईवीएम को पारंपरिक मतपत्रों से बदला जाना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव कराने का ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी तरीका है।
तमिलनाडु और पुडुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार का खतरा मंडरा रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान निवार आज रात ममल्लापुरम और कराईकल के बीच तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान हवा की रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत की ओर से मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए चुना गया है। एजेंसी ने फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि भारत की ओर से फिल्म जल्लीकट्टू को आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में नामित किया गया है। ये फिल्म अक्टूबर 2019 में रिलीज हुई थी। कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर तेजी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताज़ा दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए ताज़ा निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल में अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों, मनोरंजन या शैक्षणिक हों, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकती हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कोविड-19 से जुड़े दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, ये नए आदेश 1 दिसंबर से लागू होंगे। भारत में एक दिन में 44,376 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 481 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 92,22,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,34,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,44,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5,98,00,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या 14,11,000 से ज़्यादा हो चुकी है। फिलहाल वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक 4,15,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 1,25,91,000 से ज़्यादा हो गई है और मृतकों की संख्या 2,59,000 से ज़्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,18,000 से अधिक हो चुका है और मृतकों की संख्या 1,70,000 से ज़्यादा हो चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।